नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। दोस्तों, घटना चक्र की पीवाईक्यू श्रृंखला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला के रिवीजन में आज हम कराने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। साइंस में अगर हम बात करें तो आज हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है आज का। और अभी तक अगर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा शानदार सेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर डेसीमीटर? बताइए कौन सी माप प्राप्त होगी अगर हम 0.39 से गुणा कर देंगे? तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा हमें सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मिलेगा? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 0.39 इंच होते हैं। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है, इसके बराबर होता है 1 नैनोमीटर? 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -9 सेंटीमीटर? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो होते हैं 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। कितने होते हैं? 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? बताइए किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्सियस की, तो इसमें ऋणात्मक पैमाने पर जा सकते हैं, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। इसी तरह फ़ारेनहाइट में भी बोलते हैं कि -35 डिग्री फ़ारेनहाइट या -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। र्यूमर में भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो केल्विन पैमाना होता है, केल्विन पैमाने पर कभी नेगेटिव जो मान होता है वो नहीं होता है, यानी कि कभी नहीं सुना होगा कि -50 केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या फिर जूल? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? बताइए। ऊष्मा होती क्या है? तो जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है? तो उसी जो स्थानांतरित हो रही ऊर्जा होती है उसी को ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है? तो ऊष्मा की यहाँ पर जो इकाई नहीं है वो है सेंटीग्रेड। क्या है? सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? ये है टेम्परेचर की। किसकी है? टेम्परेचर की। तो ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मैच करना है आपको। एक तरफ इकाई दे रखा है, एक तरफ प्राचल दे रखा है, यानी कि जो जिसमें यूज़ होता है, जैसे वॉट है, नॉटिकल मील है, कैलोरी है। मैच करिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? वॉट की। ठीक है, किसकी बात करें? वॉट की बात करें तो वॉट को किस में मैच करेंगे? वॉट से क्या मापा जाता है? तो वॉट से मापा जाता है जो शक्ति होती, पावर। ठीक है, और नॉट से क्या मापा जाता है? बताइए। नॉट से क्या मापा जाता है? नॉट से मापा जाता है समुद्री जहाज की गति। ठीक है, समुद्री जहाज की जो गति होती है वो मापी जाती है। नॉटिकल मील क्या होता है? नौ संचालन होता है। क्या होता है? नौ संचालन होता है।
और बात करें कैलोरी की, तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 4321। क्या हो जाएगा? 4321, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, एक तरफ उपकरण दे रखे हैं, एक तरफ मापन की गई राशि दे रखी है। बताइए इनमें से किससे क्या मापते हैं? अमीटर से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, स्प्रिंग तुला से और बैरोमीटर से क्या मापते हैं? बताइए। तो बात करें अगर अमीटर्स की, तो अमीटर से क्या मापेंगे? धारा मापेंगे, करंट। ठीक है, क्या मापेंगे? करंट मापेंगे। और हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो मापते हैं। ठीक है। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाएगा? स्प्रिंग तुला से हम भार मापेंगे। क्लियर है? बैरोमीटर से जो वायुमंडलीय दाब है वो मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 3421। क्या हो जाएगा? 3421, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। पिक्चर में आप स्प्रिंग तुला को देख सकते हैं, ये होती है स्प्रिंग तुला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापमान है तो उसको मापने के लिए हम कौन सा इसमें से यंत्र यूज करेंगे? चिकित्सीय थर्मामीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर? सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर का यूज़ हम अत्यधिक तापमान मापने के लिए करते हैं। ठीक है, नॉर्मल थर्मामीटर इसमें यूज़ नहीं होता है, तो इसका यूज़ पायरोमीटर करते हैं। जैसे ग्रहों की ऊर्जा, सूर्य वगैरह की अगर ऊर्जा हमें मापनी होती है, तो टेम्परेचर मापना होता है, तो पायरोमीटर से ही मापा जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। किसके उपयोग में रडार आता है? बताइए। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में? बताइए, रडार का यूज कहाँ पर करते हैं हम? इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो रडार अगर आपको फुल फॉर्म पता है तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। रडार की फुल फॉर्म की बात करें तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, या जड़त्व आघूर्ण, या द्रव्यमान का संरक्षण? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी ने न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो पढ़ रखा है कि यदि कोई विरामावस्था में है या फिर गति कर रही है तो वो उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर नहीं लगाया जाएगा। इसी को किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का। और यहाँ पर जो लगेगा वो कौन सा है? स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, क्योंकि पहले ट्रेन रुकी थी और जैसे ही चलना आरंभ करेगी तो ये स्थिरता का जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, स्थिति के हिसाब से लग रहा है, स्थिरता के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। हम सभी को पता है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। कारण दे रखा, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। क्या ऐसा सही है कि सागर के जल का घनत्व जो है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करेंगे नदी के जल के घनत्व की जो अपेक्षा जो समुद्र का खारा पानी होता है उसका घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है वो सही हो जाएंगे और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
एकदम राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। बताइए इसमें से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं, वो होती हैं सदिश राशियाँ। परिमाण और दिशा दोनों। तो समय दिया है, समय क्या सदिश राशि है? समय जानने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि उत्तर से कितना समय बजा है और दक्षिण से कितना बजा है? नहीं बताना पड़ता है ना, तो इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती, तो ये सदिश राशि नहीं है। चाल के लिए भी क्या ये बताना पड़ता है कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर की चाल से चला और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चाल एक होती है, तो ये भी सदिश राशि नहीं है। दूरी भी सदिश राशि आपकी नहीं है। विस्थापन आपकी सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि विस्थापन के लिए बताना पड़ता है कि किस दिशा में विस्थापन हुआ है, उत्तर की ओर विस्थापन हुआ है या दक्षिण की ओर विस्थापन हुआ है, और इसमें यूनिट भी आपको बतानी पड़ती है। तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये सदिश राशि है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और भी सदिश राशियाँ कौन सी होती है? जैसे संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशियाँ हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, तो उनकी वेगों का अनुपात क्या होगा? बताइए। जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि गतिज ऊर्जा, उसका अनुपात दे रखा है 4:9, और उनके वेगों का अनुपात बताना है आपको क्या होगा। 4:9, 2:3, 16:81, या फिर √2:√3। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसको हम आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यही होता है ना, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर दो गतिज ऊर्जा दी है, यानी कि K1 भी दिया है और K2 भी दिया है। ठीक है, K1 भी दिया है, K2 भी दिया है, तो दोनों की गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी? एक की मान लेते हैं हाफ M1 V2 स्क्वायर हो जाएगा, और एक M1 M2 सॉरी V2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर दोनों की एनर्जी की बात करें तो इनका रेशियो निकालना है आपको, यानी K1/K2 निकालना है, तभी तो रेशियो निकलेगा K1/K2। दोनों की बात करें यहाँ पर, जो हाफ M1 है हाफ M2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का जो मास है यहाँ पर वो इक्वल है। ठीक है, जो समान द्रव्यमान की बोल रहा है, तो रेशियो हमें किसका बचा? रेशियो बचा V1 स्क्वायर का अपॉन V2 स्क्वायर का। क्लियर है? तो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 4 और अपॉन 9 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? 4/9 दे रखा है। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम इनको एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V1/V2, और एक बार ऐसे होल स्क्वायर लगा सकते हैं ना, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9 हो जाएगी। क्लियर है? अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है, पता है ना हमें। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। V1 और V2 आपका कितना हो जाएगा? 4/9 रूट में आ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, और 4/9 का अगर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? 0 होगा, 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, या 400 ग्राम होगा? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो हम लोगों ने उत्प्लावन बल का नाम सुन रखा है, ठीक है। इसका नाम उत्प्लावन बल का, जो कि कोई भी वस्तु अगर पानी पे तैरती है या डूबती है तो उस पर लगता है, ठीक है। उसी पे डिपेंड करता है कि वस्तु पानी में डूबेगी या फिर तैरेगी। क्लियर है। तो जैसे जो भारहीन गुब्बारा, गुब्बारे का कोई भार नहीं है, ठीक है, और 200 ग्राम जल उसमें भरा है गुब्बारे के अंदर। अब बताना है आपको क्या होगा इसमें, तो देखते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु दी दी गई है, तो ऊपर की तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है, और नीचे की तरफ से उछाल यानी कि उत्प्लावन बल लगता है। तो ऊपर से जो बल लगता है उसको भार बोलते हैं, यानी कि mg के बराबर लगता है अगर वो भारहीन है तो, ठीक है। और नीचे की तरफ से क्या लगता है, जितना उस वस्तु द्वारा हटाया गया जल है उसी के भार के बराबर, ठीक है। तो नीचे से क्वेश्चन में बताया गया है कि ब्यूयेंसी फोर्स के बराबर लगेगा, तो भार हमारा कितना है, 200। क्लियर है। और नीचे से भी उतना ही फोर्स लगाया क्योंकि भार के बराबर हटाता है, तो 200 माइनस 200 हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो शून्य यहाँ पर एकदम सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वो है। इसकी भांति जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करेगा। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है, ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसको अवतल लेंस बोलें या फिर क्वेश्चन में कभी कभी अपसारी लेंस बोलता है। क्या बोलता है, अपसारी लेंस, तो वहाँ पे अपसारी लेंस लगाएंगे। क्लियर है। तो अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। बताइए कितनी ऊंचाई समतल दर्पण की हो तो व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब आ जाएगा उसमें। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर हो, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा हो, व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बात करें अगर समतल दर्पण की, अगर इसकी ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी है तभी जो है उसका पूर्ण प्रतिबिंब बन पाएगा, ठीक है, यानी कि दिख पाएगा उसमें शीशे में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। कहाँ पर बनता है, जिसके दूरदृष्टि दोष होता है। रेटिना पर बनता है, या रेटिना के आगे बनता है, या रेटिना के पीछे, या किसी अन्य बिंदु पर बनता है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड तक होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड तक होती है। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। गलत का बताना है आपको। तो मनुष्य के कान की बात करें तो जो सबसे सुग्राही इसमें फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 से लेकर 5000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पर पहला तो हमारा एकदम सही है। क्लियर है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। क्या ये बात सही है, तो ये बात एकदम गलत है, ठीक है। ये बात एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि जो मनुष्य की आंख होती है वो पीले हरे रंग रंग के लिए सुग्राही होती है। किसके लिए, पीले और हरे रंग के लिए, यानी येलो और ग्रीन के लिए अधिक सुग्राही होती है। फिर कह रहा है सुनने की दृढ़ता जो है वो 1/10 सेकंड होती है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी बात एकदम सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम सही कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है।
हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होने वाला इसमें बताना है आपको कौन सा है, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मिथेनॉल या फिर प्रोपिल एल्कोहल, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है हिमरोधी के तौर पर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं कि चलो कुछ तो आया ऐसा कि जो हम आंख बंद करके भी सही कर सकते हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट आता है ऐसे क्वेश्चंस का। ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं। तो वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, क्या ये बात सही है। वे प्रकाश अभिक्षेदन अभिक्षेदन रोकते हैं। वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा कर देते हैं। वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो कह रहा है ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है, किसके जरिए मापी जाती है। आवृत्ति, आयाम, वेग या फिर तरंग दैर्घ्य। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो ये किसके जरिए मापी जाती है, ये मापी जाती है आयाम के जरिए। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किसके जरिए मापी जाती है, आयाम के जरिए। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके जो सामने है वो है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। दृश्य, पराबैंगनी, अवरक्त या इनमें से कोई नहीं। सिर्फ यहाँ पर भाषा का खेल है, बाकी क्वेश्चन जरा भी टफ नहीं है। टेलीविजन का अगर कहें दूरस्थ नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है रिमोट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि रिमोट में जो विकिरण होता है, चुंबकीय विकिरण, वो कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो वो कौन सा होता है, अवरक्त होता है, अवरक्त विकिरण निकलती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। जो श्रव्य संकेत है मतलब जो सुनने वाले संकेत हैं वो इसमें से कौन सी तकनीक के जरिए प्रेषित किए जाते हैं। आयाम आरोपण, स्पंद संकेत आरोपण, आवृत्ति आरोपण या समय विस्तार गुणन। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर बात करें टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों की प्रेषित करने की जो तकनीक तकनीक है वीडियो प्रसारण की, वो है कौन सी, आयाम आरोपण। ठीक है, क्या है, आयाम आरोपण। ये वीडियो प्रेषित करने के लिए, वीडियो संकेत प्रेषित करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है श्रव्य संकेत यानी कि सुनने वाले, तो जो श्रव्य संकेत होते हैं वो आवृत्ति आरोपण के जरिए आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आवृत्ति आरोपण, वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। बताइए कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं एक सितार में। प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य या फिर अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों या दोनों समांतर श्रेणी श्रेणी में जुड़े हों। पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल सर्किट है यानी कि समांतर सर्किट में यहाँ पे दो बल्ब जुड़े हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, इसमें से कौन से दोनों बल्ब में ज़्यादा रोशनी होगी बताइए।
पहले वाले में अधिक होगी या दूसरे में अधिक होगी या फिर पहले और दोनों में समान होगी? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो बात करें अगर श्रेणी क्रम में, अगर बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ से 10 एम्पीयर की धारा निकलती है। कितनी? 10 एम्पीयर की धारा निकलती है। तो ये धारा सीधे किस में जाएगी? मान लेते हैं इधर से फ्लो हो रही है, तो ये स्विच पड़ेगा या ये जैसे ऑन होगा तो यहाँ से धारा जो है वो निकल के यहाँ पर जाएगी और पहले बल्ब पे पहुँचेगी 10 एम्पीयर की, और ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगी, उसके बाद जो बचेगा फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका जो पहला बल्ब है वो तो रोशनी देगा, लेकिन जो इसका दूसरा बल्ब है वो रोशनी सही से नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर बात करें पैरेलल सर्किट में, यहाँ पर इसमें पैरेलल सर्किट में अगर बात करें समांतर श्रेणी में, तो यहाँ से जब फ्लो होगा करंट का, तो उसके बाद यहाँ पे मान लो 10 एम्पीयर की ही धारा जा रही, तो क्या होगा, 5 एम्पीयर इसमें आएगी, 5 एम्पीयर इसमें आएगी, तो दोनों में बराबर मात्रा में जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, दोनों बल्ब आसानी से और अधिक रोशनी से जो है जलेंगे। ठीक है, तो जो समांतर श्रेणी श्रेणी में है उसमें बल्ब ज़्यादा रोशनी देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। यही वजह है कि जो घरों में वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है। ठीक है, इसमें होती है समांतर क्रम में। ये प्रश्न भी आता है कि जो घरों की वायरिंग होती है उसमें कौन सा क्रम यूज़ किया था, श्रेणी या फिर समांतर? तो उसमें समांतर यूज़ किया था, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम लगा देंगे तो मान लो जो घर के अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि जो उपकरण होते हैं वो अलग-अलग वोल्टेज की या फिर अलग-अलग धारा यूज़ करने वाले होते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो पता लगेगा कि सारे जल के राख हो जाएँगे, क्योंकि किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। मान लो कम वाले पे अगर ज़्यादा धारा पहुँच गई तो वो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए समांतर श्रेणी का यूज़ करते हैं और जिसमें जितनी आवश्यकता उतनी करंट फ्लो होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 वाले में, यानी कि समांतर श्रेणी वाले में अधिक रोशनी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में आधारित युक्ति है। कौन सी युक्ति विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में होती है? धारामापी, विभवमापी, डायनेमो या फिर विद्युत मोटर सॉरी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसमें यूज करते हैं? ये यूज करते हैं डायनेमो में, ठीक है, और विद्युत मोटर में, दोनों में ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों। डायनेमो में भी यूज़ किया जाता है और विद्युत मोटर में भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? बताइए, इसमें से ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या फिर रेडियम? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको अर्धचालक बोला जाता है। क्लियर है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए, मेसान की खोज कह रहा है हिडेकी युकावा ने किया। पॉजिट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन एवं यू एफ हेस ने किया। सूर्य तथा तारों में जो ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत है वो एच ए बेथे ने दिया। और परा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है वो एनरिको फर्मी ने दिया। बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें मेसान की खोज, तो इसकी खोज किसने किया? इसकी खोज किया हिडेकी युकावा ने। सही जवाब है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? सी टी एंडरसन ने किया था। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत कह रहा है एच ए बेथे ने किया, जो कि एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है परा यूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण है वो एनरिको फर्मी ने किया था। यहीं पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो एनरिको फर्मी थे उन्होंने इसकी खोज नहीं की थी। इसकी खोज किसने की थी? जीटी सीबोर्ग ने किया था। किसने किया था? जीटी सीबोर्ग ने। इसको हम एक बार और भी करा चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, जीटी सीबोर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला जो क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही नहीं है, सही है सॉरी, सही है बताना है। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो बात करें अगर रेडियोधर्मिता की, तो ये एक नाभिकीय गुण है, एकदम सही सही बात है, ठीक है, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, जो कि एकदम क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, नाभिकीय संलयन क्रिया पे। अगर हम बात करें एटम बम की, तो एटम बम नाभिकीय विखंडन पे बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओनली वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम प्रसिद्ध है, किसकी चीज प्रसिद्ध है कल्पक्कम। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के वजह से, ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। यहाँ पर जो परमाणु शक्ति संयंत्र है उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरा। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो सही बता रहे हैं आप लोग, इसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। क्या नाम है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि IGCAR, क्या, IGCAR, ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। ये जो क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में बताना है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन, नाभिकीय संलयन रिएक्टर। फिर कह रहा है साधारणतया उनकी जो टोकामाक डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो नाभिकीय जो संलयन रिएक्टर होता है, तो ये किस पे, नाभिकीय संलयन, सीधे सीधे यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो पहला तो हमारा ऐसे ही गलत हो जा रहा है। फिर कह रहा है साधारणतया उनकी टोक मार्क डिजाइन होती है, तो ये बात सही है, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनकी जो डिजाइन होती है वो टोक मार्क डिजाइन बोला जाता है उसको। फिर कह रहे हैं वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, बिल्कुल नाभिकीय संलयन के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या फिर 1 वर्ष। सही जवाब क्या होगा बताइए। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं उनको बताना है। तो ये कितने होते हैं, ये जो पृथ्वी के ही बराबर होते हैं, ठीक है, जो इनका परिभ्रमण काल होता है वो 24 घंटा होता है, ठीक है, क्या होता है, 24 घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। कह रहा है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में बोल रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में बोल रहा है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ बोल रहा है, तिरुवनंतपुरम में बोल रहा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा गलत दिया है बताइए। तो जो यहाँ पर दिया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र जो है वो कह रहा है श्रीहरिकोटा में दिया है, जबकि ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ पर मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना
1972 में की गई थी। कितने में? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेटेलाइट होता है, क्या होता है स्ट्रेटेलाइट? बताइए। समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड होता है, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड होता है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत होता है, या शनि का प्राकृतिक उपग्रह होता है? बताइए। तो जो स्ट्रेटेलाइट होता है वो आपको कहाँ मिलेगा? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायु पोत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। समताप मंडल में जो हम भेजते हैं, सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्थिर प्लेटफॉर्म वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेटेलाइट उसी को बोलते हैं, जो स्थिर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर स्थायी, वही है स्ट्रेटेलाइट। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? त्रिशूल कह रहा सतह से सतह का प्रक्षेपास्त्र है, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, और पिनाका जो है वो हल्का वायु युद्धक है। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जो नाग दे रखा है, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, एकदम सही है। नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, बाकी अगर बात कर ले हम, यहाँ पर त्रिशूल कह रहा सतह से सतह का प्रक्षेपास्त्र है, जबकि त्रिशूल सतह से हवा का है। ठीक है, किससे है? सतह से हवा का है, ना कि सतह से सतह का। पृथ्वी कह रहा है सतह से वायु का है, जबकि पृथ्वी क्या है? सतह से सतह के लिए है। ठीक है, सतह से सतह की मारक क्षमता रखती है। पिनाका कह रहा हल्का वायु युद्धक है, तो पिनाका वायु युद्धक ना होके ये रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, करंट का मत समझिएगा इसको, स्टैटिक का क्वेश्चन है। पृथ्वी फर्स्ट फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, आकाश, या PSLV D2? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बात करें अगर हम पृथ्वी सेकंड की, ठीक है, किसकी? पृथ्वी सेकंड की, तो इसी को 27 जनवरी 1996 को परीक्षण किया गया था। ठीक है, इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा के बालासोर में जो चांदीपुर रेंज है वहाँ से पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है उसका रात्रि में परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी सेकंड। क्लियर है? यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है बताइए। गैलीलिया, आइस क्यूब, डिस्कवरी, चैलेंजर? तो जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उस टाइम इसका जो जवाब था वो था आइस क्यूब। आइस क्यूब उस समय की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन थी, जिसका जो अंटार्कटिका स्थित इस दूरबीन का डिजाइन जो विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय था उसके द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की जो सबसे बड़ी दूरबीन है उसका नाम है फास्ट। क्या नाम है? फास्ट नाम है। क्लियर है? और ये किसने बनाया है? ये चाइना ने बनाया है। तो इस समय की जो सबसे बड़ी दूरबीन है वो है फास्ट। ठीक है, और उसको बनाया है चाइना ने। फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो फास्ट दूरबीन है उसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रदरफोर्ड, रॉन्टगेन,
मैक्सवेल या फिर टॉरिसेली? तो बात करें रॉन्टजेन की, इन्होंने ही 1895 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रॉन्टेजेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। इनको अरेंज करना है इनकी खोज के हिसाब से। ट्रांजिस्टर, डायोड, एसएमडी यानी कि सतह पर लगने वाले जो अवयव होते हैं, इंटीग्रेटेड परिपथ यानी आईसी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करें अगर हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर की, तो इसकी खोज कब हुई? ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी 1947 में। कब हुई? 1947 में। डायोड की अगर बात करें तो डायोड की खोज हुई 1904 में। कब हुई? 1904 में इसकी खोज हुई। और एसएमडी की बात करें तो एसएमडी की खोज कब हुई? एसएमडी की खोज हुई 1960 के दशक में। कब हुई? 1960 के दशक में हुई। क्लियर है? और आईसी चिप जो होती है उसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई 1958 में। कब हुई? 1958 में। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? बी ए डी सी। क्या हो जाएगा? बी ए डी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, बी ए डी सी। क्लियर है? अगर ट्रांजिस्टर किसी ने नहीं देखा है या नहीं पता ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो पिक में देख सकते हैं। ऐसे करके लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, रेडियो वगैरह में देखा होगा, अगर बच्चे ने कभी खोला हो तो रेडियो, तो उसके पार्ट्स में ही आपको दिख जाएंगे ट्रांजिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय भौतिक डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1925 में, 1930 में, 1935 में? कब दिया गया उनको नोबेल पुरस्कार? तो हम सभी को पता है जो इनका जो जन्मदिन होता है वो कब मनाया जाता है? बताइए। सीवी रमन का जन्मदिन कब मनाया जाता है और किसके रूप में मनाया जाता है? तो इनका जो जन्मदिन है वो 28 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और इनके जन्मदिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। ठीक है, और इनको जो भारत रत्न है, सॉरी, जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया? 1930 में दिया गया। ठीक है, 1930 में। क्लियर है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसमें मूलभूत कण कौन सा है? कौन इसमें मूलभूत कण है बताइए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसन या फिर क्वार्क? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो मूलभूत कणों के दो वर्ग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो क्वार्क होता है। ठीक है, क्या होता है? क्वार्क होता है। एक लेप्टॉन होता है। क्या होता है? लेप्टॉन। क्लियर है? तो दो मूलभूत कण माने गए हैं, एक आपका क्वार्क, दूसरा लेप्टॉन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, क्वार्क। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार, वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा और आइसोबात गहराई से रिलेटेड? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है आइसोबार वायुदाब के लिए। ठीक है, जो कि एकदम क्या है, सही है। आइसोहाइट ऊंचाई के लिए। आइसोहेलाइन कह रहा है बर्फ वर्षा के लिए। जबकि आइसोहेलाइन क्या है? ये समुद्र में जो समान लवणता वाले बिंदु होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा को बोलते हैं। तो यहाँ पे बर्फ वर्षा को नहीं बोलते आइसोहेलाइन। जो सेम जो लवणता वाले बिंदु होते हैं उनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। अभी हमने इसके बारे में बताया था, अगर याद हो तो। जो एटम बम का सिद्धांत है
वो किस पे कार्य करता है? वो नाभिकीय विखंडन पे करता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे करता है। और हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फेयोल, एल्टन मायो, चेस्टन बर्नार्ड या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है आप सबके। इसका जवाब क्या हो जाएगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बेवल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर, सिंक्लाइन या थियोडोलाइट। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये जो कोणीय दूरी होती है इसको मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? वो यूज़ करते हैं थियोडोलाइट। क्या यूज़ करते हैं? थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। किसके मापन में रिंगलमैन स्केल का उपयोग होता है? कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। आरओ मेंस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं। धुएं के घनत्व को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करिए और अपने चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है? जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।